भीष्म साहनी का जन्म 8 अगस्त 1915 ईस्वी में रावलपिंडी में हुआ था। रावलपिंडी पश्चिमी भारत का मशहूर शहर था जो आज वर्तमान पाकिस्तान में है। साहनी जी की हिंदी संस्कृत की आरंभिक शिक्षा उनके घर में ही संपन्न हुई, जबकि उर्दू और अंग्रेजी की विधिवत शिक्षा स्कूल में हुई। लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज में अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर शिक्षा पूरी कर आपने पंजाब विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। साहनी परिवार पेशे से व्यापारी और कट्टर आर्य समाजी थे। पिता समाज सुधार में गहरी दिलचस्पी रखते थे। वे आर्य समाज द्वारा संचालित अस्पताल, वनिता आश्रम, स्कूल, कॉलेज आदि में सक्रिय रूप से काम करते थे, जिसका असर भीष्म जी पर भी पड़ा और वे समाजोन्मुख हुए। भीष्म जी आरंभ में व्यापार के कारोबार से जुड़े तब देश का बंटवारा नहीं हुआ था। तभी उन्हें मानद रूप से अध्यापन कार्य भी किया। विभाजन के बाद पत्रकारिता भी की, इप्टा नामक नाटक मंडली में भी कार्य किया और कुछ समय बम्बई में बेरोजगारी के दिन भी काटे। उसके बाद अंबाला तथा खालसा कॉलेज अमृतसर में अध्यापन कार्य किया, किंतु स्थायित्व तब आया जब उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में दिल्ली कॉलेज में पढ़ाना शुरू किया। दिल्ली विश्वविद्यालय में कार्य करने के दौरान आपको लगभग 7 वर्ष के लिए विदेशी भाषा प्रकाशन गृह मॉस्को में अनुवादक के रूप में कार्य करने का अवसर मिला। उसी दौरान भीष्म जी ने यूरोप के कई देशों की यात्रा भी की। 2.5 साल तक नई कहानियां का संपादन भी किया। आपको प्रगतिशील तमस उपन्यास पर 1976 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनके तमस उपन्यास पर बने टीवी सीरियल ने लगभग 1 वर्ष तक लोगों को बांध कर रखा था। प्रगतिशील कहानीकार के रूप में भीष्म जी सर्वपरिचित व्यक्तित्व हैं। भीष्म जी एक सशक्त अभिनेता के रूप में भी जाने जाते हैं। अभिनय के प्रति उनका लगाव जबरदस्त था। सईद मिर्जा द्वारा निर्देशित फिल्म मोहन जोशी हाजिर हों और गोविंद निहलानी द्वारा निर्देशित तमस सीरियल में बेहतरीन अदाकारी की है। साहित्य के प्रति भीष्म जी का रुझान बचपन से ही था। उनके प्रिय लेखक प्रेमचंद और सुदर्शन थे। उर्दू साहित्य के प्रति भी उनका रुझान बचपन से ही था। इन्होंने झरोखे, कड़ियाँ, तमस, बसंती, मयादास की गाड़ी नामक उपन्यास एवं हानूश, कबीरा खड़ा बाजार में व माधवी नामक नाटक लिखे। इनके प्रकाशित कहानी संग्रह पटरियाँ, वांगचू, भाग्यरेखा, पहला पाठ, भटकती राख, शोभा यात्रा और निशाचर है, जिनकी प्रमुख कहानियाँ अमृतसर आ गया, कटघरे, दहलीज, पटरियाँ, सिर का सदका, सफ़र, चीफ की दावत आदि है। इनकी कहानियों में वर्गगत भेदभाव, आर्थिक जटिलताओं के साथ साथ चरित्रों की कुंठित मनःस्थिति, अंतर्विरोध और जीवन के कटु अनुभवों की अभिव्यक्ति हुई है। इनकी कहानियों में सादगी और सहजता स्पष्ट दिखाई देता है। भीष्म जी की कहानियों का एक निश्चित उद्देश्य रहता है और वह है मनुष्य की विषमता के विरोध में किए जा रहे संघर्ष का यथातथ्य वर्णन करना। अब हम साहनी जी द्वारा रचित कहानी चीफ की दावत की व्याख्या करेंगे। भीष्म साहनी प्रेमचंद के बाद दूसरे ऐसे लेखक हैं जो कहानी को वास्तविक जगत से उठाते हैं। उनके पात्र हमारे इर्द गिर्द दिखाई देते हैं। प्रेमचंद की तरह उनके भी पात्र एक पूरे वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। भीष्म जी किसी भी चरित्र के विकास के लिए प्रयास नहीं करते, बल्कि उन पात्रों के चरित्र का विकास अपने आप
होता जाता है। भीष्म साहनी हिंदी कथा की प्रगतिशील परंपरा के शक्तिशाली हस्ताक्षर हैं। इनके मानस पर प्रेमचंद और यशपाल की गहरी छाप है। इनके कथा संदर्भों में सामंतवाद और पूंजीवाद के अंतर्विरोध, वर्ण और वर्ग के अंतर्विरोध, मध्य वर्ग के आंतरिक अंतर्विरोध तथा पुनरुत्थानवाद और आधुनिकतावाद के अंतर्विरोध क्रमशः खुलते जाते हैं। इन्होंने अपने कथा साहित्य में मध्य वर्ग के संस्कारों को बदलने का रचनात्मक प्रयास किया है। आधुनिक ज्ञान विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में ही मनुष्य की सामाजिक उड़ान संभव है। भीष्म साहनी के पास मनुष्य के उत्थान और उत्सर्ग की वैज्ञानिक दृष्टि है। उन्होंने राष्ट्रीय भावात्मक एकता की वस्तुपरक परिस्थितियों को स्पष्ट किया है। स्वातंत्र्योत्तर हिंदी कहानी साहित्य को जिन रचनाकारों ने अपनी सार्थक रचनाशीलता के माध्यम से एक व्यापक फलक प्रदान किया, उनमें भीष्म साहनी का महत्वपूर्ण स्थान है। भीष्म जी ने विभाजन की त्रासदी के साथ ही टूटते मानवीय मूल्यों, कला और संस्कृति के क्षेत्र में बढ़ते राजनीतिक हस्तक्षेप, निम्न और मध्यवर्गीय चरित्र को पूरी जीवंतता के साथ अपनी कहानियों में उकेरा है। भीष्म साहनी की असली पहचान एक सफल कहानीकार के रूप में उनकी बहुचर्चित और वजनदार कहानी चीफ की दावत कहानी में देखी जा सकती है। इसमें मध्यवर्गीय जीवन के अंतर विरोध को बहुत सूक्ष्मतापूर्वक उद्घाटित करने का प्रयास किया गया है। चीफ की दावत कहानी में श्यामनाथ एक ऐसा पात्र है जो अपनी तरक्की के लालच में अपने दफ्तर के चीफ को शाम के वक्त अपने घर भोजन पर बुलाता है। वह अपने घर में पड़े हुए फालतू सामानों की तरह अपनी बूढ़ी, निरक्षर, बेडौल शरीर की मां को भी ओझल करना चाहता है। यद्यपि श्यामनाथ को पढ़ाने, लिखाने और एक ओहदेदार बनाने में मां अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देती है। मां के सारे त्याग को भूलकर श्यामनाथ और उसकी पत्नी इस बात से परेशान है कि चीफ के दावत के समय मां को कहां कर दिया जाए ताकि चीफ की नज़र मां पर न पड़े और श्यामनाथ की भद्दगी भी न हो। किंतु जिस बात से श्यामनाथ सबसे ज्यादा परेशान था, अंत में वही होता है। चीफ को उस पूरी पार्टी में अगर कोई पसंद आता है तो वह मां के द्वारा बनाई गई फुलकारी। बेटे के व्यवहार से तंग आकर मां हरिद्वार जाने का निश्चय कर लेती है, परंतु यह जानने पर कि उसकी पार्टी की सफलता का सबसे बड़ा कारण मां है, श्यामनाथ उन्हें आलिंगन करता है। मां के प्रति उसका नजरिया बदल जाता है। मां को पता चलता है कि फुलकारी बनाकर चीफ को भेंट देने से उसके बेटे की पदोन्नति हो जाएगी, तब वह हरिद्वार जाने का विचार त्याग देती है। यह विडंबना व्यक्ति के माध्यम से सामाजिक अंतर्विरोध और सार्वजनिक मूल्यों के क्षण की कहानी है। कहानी चीफ की दावत का मुख्य उद्देश्य मध्यम वर्गीय व्यक्ति की महत्वाकांक्षा, अवसरवादिता, पारिवारिक रिश्तों का विघटन आदि को उजागर करना है। मध्यम वर्गीय व्यक्ति की एक विशेषता होती है कि वह हमेशा उच्च वर्ग में शामिल होने के लिए अवसरों की तलाश में रहता है, चाहे वो निम्न वर्ग से स्वयं मध्य वर्ग में भले ही पहुंचा हो। हमारे देश में औद्योगिकरण के विकास के साथ साथ मध्यम वर्ग का भी विकास बहुत तेजी से हुआ है। नौकरी पाकर या आजीविका का अन्य साधन पाकर निम्न वर्ग का व्यक्ति मध्य वर्ग में पहुंचने के बाद उच्च वर्ग की लालसा लिए
मुंह ताकने लगता है। इस कहानी का भी यही अभिप्राय है। चीफ की दावत का नायक श्यामनाथ दफ्तर की नौकरी पाकर उच्च पद पाने की महत्वाकांक्षा रखने लगा और उसकी पूर्ति के लिए दफ्तर के विदेशी चीफ की खुशामद में लग गया। महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए व्यक्ति इस हद तक गिर सकता है कि जन्म देने वाली मां का रिश्ता भी गौण हो जाता है। आधुनिक परिवारों में बूढ़ों की किस प्रकार उपेक्षा होती है और उनकी क्या दुर्दशा होती है, यह दिखाना भी इस कहानी का उद्देश्य है। आधुनिक दिखने की चाह में मध्यवर्गीय व्यक्ति इतना प्रदर्शन प्रिय हो गया है कि वह चीफ की दावत के समय बूढ़ी मां प्रदर्शन योग्य वस्तु नहीं बल्कि गंदगी की तरह छिपाने की वस्तु हो गई है। इस तरह झूठी प्रदर्शन प्रियता और बनावटी आधुनिकता की कलात्मक व्यंजना भीष्म साहनी द्वारा रचित इस कहानी में हुई है। लेखक ने मां के ममत्व को प्रमुखता दी। जिस मां को श्यामनाथ उपेक्षित कर रहा था, उसी मां के माध्यम से उसकी पदोन्नति होती दिखाई देती है। पूरी कहानी को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहले भाग में चीफ की दावत के लिए की जा रही तैयारी के दृश्य हैं। पति पत्नी दोनों घर की सजावट, विशेषकर ड्राइंग रूम के लिए ज्यादा चिंतित हैं। चीफ की नज़रों में मॉडर्न दिखने के लिए यह प्रदर्शन प्रियता उनके लिए आवश्यक हो गई है। घर को सजाना सामान्यतः सुरुचि का परिचायक है, किंतु सुसंस्कृत और सुरुचि संपन्न होना एक बात है, पर वैसा दिखना दूसरी बात। प्रायः ऐसा होता है कि व्यक्ति में जिस गुण या चीज़ का अभाव होता है या उसकी कमी होती है, तो उसका ही वह दिखावा करता है। बूढ़ी माँ उन दोनों के लिए कूड़े की तरह छिपाने की वस्तु बन जाती है। लेखक ने छद्म आधुनिकता बोध एवं संस्कृति के नाम पर प्रदर्शन प्रियता की प्रवृत्ति को बड़े ही स्वाभाविक तथा कलात्मक ढंग से प्रस्तुत किया है। जब श्यामनाथ को लगा कि घर में मां को छिपाया नहीं जा सकता और उसे पड़ोस की विधवा के घर भेजने से भी उसकी नाक कट जाएगी, तब उसे ये चिंता सताने लगी कि चीफ के आने पर मां कहाँ बैठेगी, कैसे बैठेगी, कौन से कपड़े पहनेगी और कौन सा जेवर पहनेगी। मां के साथ श्यामनाथ के संवाद बड़े रोचक तथा अर्थगर्भित हैं। देखिए, और मां, हम लोग पहले बैठक में बैठेंगे, उतनी देर तुम वहां बरामदे में बैठना, फिर जब हम आ जाएं तो तुम गुसल खाने के रास्ते बैठक में चली जाना। मां आवाक बेटे का चेहरा देखने लगी, फिर धीरे से बोली, अच्छा बेटा। मां कहाँ बैठेगी, इस बारे में निर्देश देकर श्यामनाथ ने एक समस्या का समाधान तो कर लिया, पर अब दूसरी चिंता को श्यामनाथ ने कैसे दूर करने की कोशिश की, यह इस उदाहरण से स्पष्ट हो जाता। एक कुर्सी को उठाकर बरामदे में कोठरी के बाहर रखते हुए बोले, आओ मां, इस पर जरा बैठो तो। मां माला संभालती पल्ला ठीक करती हुई उठी और धीरे से कुर्सी पर आकर बैठ गई। यूं नहीं मां, टांगे ऊपर चढ़ाकर नहीं बैठती, यह खाट नहीं है। मां ने टांगे नीचे उतार ली। तात्पर्य यह है कि श्यामनाथ अपनी मां को घर के सामान की तरह उचित ढंग व स्थान पर रखने का प्रयास कर रहा है। कहानी के इस भाग में श्यामनाथ अपनी मां को यह भी निर्देश देता है कि कुर्सी पर बैठकर सोना नहीं है, क्योंकि सोते समय मां जोर जोर से खर्राटे लेती है। इससे चीफ की दावत में बाधा पड़ सकती है। मां का उत्तर कितना करुण है, क्या करूं बेटा, मेरे बस की बात नहीं है। जब से बीमारी से उठी, नाक से सांस नहीं ले सकती हूं। श्यामनाथ के माध्यम से कहानीकार ने पारिवारिक जीवन मूल्यों के विघटन और परिवार में बूढ़ों की दुर्दशा का चित्रण किया है, जो कि आज अनेक परिवारों में बूढ़ों के साथ होता है। कहानी में
चीफ की नज़रों में सुसंस्कृत दिखने के लिए प्रदर्शन प्रियता उनके लिए आवश्यक हो गई है और यही झूठा दिखावा मानवीय मूल्यों को विघटित करता है। नगरों, महानगरों के लोग पारिवारिक मूल्यों की खिल्ली उड़ाते हैं। अपने बड़ों के प्रति असंवेदनशील होने से ममता, दया, करुणा, सहानुभूति जैसे जीवन के मूलभूत तत्व लुप्त होते जा रहे हैं। इस कहानी में मध्यम वर्गीय के हृदय की था ली गई है। व्यंग के पुट द्वारा कहानी मार्मिक बनी है। चीफ की दावत कहानी के दूसरे भाग में दावत के समय की स्थितियां, शामनाथ और उसकी पत्नी का चापलूसीपूर्ण व्यवहार, अचानक चीफ के सामने आ जाने पर मां की विचित्र स्थिति आदि का वर्णन है। दावत में भोजन के पूर्व शराब का दौर चला, जो पश्चिमी सभ्यता का सूचक है। सभी पश्चिमी सभ्यता के रंग में रंगे दिखाई गए हैं। दावत में उपस्थित सभी पुरुष व महिलाएं घंटों बेझिझक शराब पीते हैं। बीच बीच में खुशामद, हंसी, कहकहों की लहरें उठती है। कहानी के इस भाग में मां की विचित्र स्थिति और उसकी विवशता को बड़ी कुशलता से दिखाया गया है। बरामदे में कुर्सी पर बैठे बैठे सोती हुई और खर्राटे लेती हुई मां आखिर चीफ और अतिथियों के सामने पड़ गई। शामनाथ जिस स्थिति को टालना चाहता था, वही स्थिति सामने आ गई। मां घबरा कर उठी। शामनाथ ने चीफ द्वारा मां को नमस्ते कहने के जवाब में मां को हाथ मिलाने का आदेश दिया। हाथ मिलाकर अभिवादन करना पश्चिमी ढंग है, किंतु मां को इसके लिए विवश किया गया और ऐसा करते हुए उसके उपहास का पात्र बनी। चीफ ने मां से कहा, हाउ डू यू डू? तो शामनाथ के कहने पर मां ने कहा, हाउ डू, और यह सुनकर कहकहे की आवाज गूंज उठी। मां की विवशता के कई करुण चित्र इस भाग में देखे जा सकते हैं। चीफ की खुशामद में वह मां को गाने के लिए कहता है। मना करने पर भी मां को पंजाबी लोकगीत गाना पड़ा। मां की विवशता शामनाथ के लिए झूठी प्रसन्नता और खोखले गर्व का कारण है। वही मां जो पहले भाग में कूड़े की तरह छिपाने की वस्तु होती है, दूसरे भाग में पदोन्नति की एकमात्र सहारा दिखती है। चीफ के सामने फुलकारी का उल्लेख हुआ तो शामनाथ ने मां को फुलकारी दिखाने का आदेश दे डाला। मां पुरानी फटी फुलकारी लेकर आती है, जो उसके विपन्नता का हाल दर्शाती है। इस स्थिति का भीष्म जी ने इस प्रकार प्रस्तुत किया है। साहब बड़ी रुचि से फुलकारी देखने लगे। पुरानी फुलकारी थी, जगह जगह से उसके तागे टूटे रहे थे और कपड़ा फटने लगा था। साहब की रुचि देखकर शामनाथ बोले, यह फटी हुई है साहब, मैं आपको नई बनवा के दूंगा। माँ बना देगी। क्यों माँ? साहब को फुलकारी बहुत पसंद है, इन्हें ऐसी ही फुलकारी बना दोगी ना? माँ चुप रही, फिर डरते डरते धीरे से बोली, अब मेरी नज़र कहाँ है बेटे, बूढ़ी आंखें क्या देखेंगी? मगर माँ का वाक्य बीच में ही तोड़ते हुए शामनाथ साहब से बोले, यह ज़रूर बना देगी, आप उसे देखकर खुश होंगे। इस उद्धरण से यह स्पष्ट है कि साहब को फुलकारी पसंद है, यह बात उसके लिए अधिक महत्वपूर्ण है। माँ की नज़र कमज़ोर है और नई फुलकारी बनाने के योग्य नहीं है, यह बात उपेक्षणीय है। माँ की असमर्थता और विवशता के बावजूद शामनाथ को साहब की खुशी चाहिए, क्योंकि साहब खुश होंगे तो उसकी तरक्की होगी। कहानी के अंत में माँ की दयनीय अवस्था का जो चित्र खींचा है वह बड़ा करुण व मार्मिक है। दावत के बाद माँ कोठरी में जाकर आंसू की नदी में डूब गई। आधी रात को बेटे ने कोठरी का दरवाज़ा खटखटाया तो माँ का दिल दहल गया। वह सोचने लगी
कि उससे फिर कोई भूल हो गई जिसे बेटे ने क्षमा नहीं किया। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि बूढ़ी मां अपने ही बेटे के घर में घुट घुट कर जी रही थी। इस घुटन से मुक्ति पाने के लिए बेटे के सामने हरिद्वार जाने का प्रस्ताव रखा। श्यामनाथ ने तुरंत अपनी चिंता प्रकट की कि तुम चली जाओगी तो फुलकारी कौन बनाएगा? साहब से तुम्हारे सामने ही फुलकारी देने का इकरार किया है। मेरी आंखें अब नहीं हैं बेटा। माँ, तुम मुझे धोखा देके यूं चली जाओगी, मेरा बनता काम बिगाड़ोगी। जानती नहीं, साहब खुश होगा तो मुझे तरक्की मिलेगी। यहाँ बेटे को माँ की लाचारी का ध्यान नहीं आया, पर माँ बेटे की तरक्की की आशा से अपनी लाचारी भूल गई और फुलकारी बनाने को तैयार हो गई। इस प्रकार श्यामनाथ मध्य वर्ग का एक महत्वाकांक्षी, खुशामदी, प्रदर्शन प्रिय, अवसरवादी व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत हुआ है। माँ के रूप में पुरानी किंतु स्वस्थ परंपरा त्याज्य नहीं बल्कि वरेण्य बनकर प्रस्तुत हुई है। यह एक यथार्थवादी कहानी कही जा सकती है। मध्यवर्गीय परिवार की यथार्थ स्थिति का इसमें अंकन है, जैसे मध्यवर्गीय व्यक्ति की अवसरवादिता, आधुनिकता का आडंबर, प्रदर्शन प्रियता, पारिवारिक रिश्तों के प्रति उपेक्षा श्यामनाथ के व्यवहारों से प्रकट हुई है। श्यामनाथ और उसकी पत्नी के व्यवहारों के पीछे छिपे स्वार्थों और अंतर विरोधों को लेखक ने बड़ी कुशलता से सूचित किया है। अलग अलग पात्रों के संवादों में उनकी मना स्थितियां ध्वनित हो जाती हैं। उपेक्षित मां की घुटन उसके संक्षिप्त संवादों और विभिन्न क्रियाकलापों से स्पष्ट हो जाता है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जीवन के यथार्थ और पात्रों के मनोविज्ञान का कुशल समन्वय इस कहानी में हुआ है। कहानी में शहरी व्यक्ति की बोलचाल की भाषा प्रयुक्त हुई है, जिसमें संस्कृत शब्दों के बजाय उर्दू शब्दों, तद्भव शब्दों के प्रति लेखक की अधिक रुचि प्रकट होती है। भीष्म साहनी मिली जुली भाषा के प्रयोग में सिद्धहस्त हैं। इस कहानी में आधुनिकता के सूचक कुछ अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग हुआ है, जैसे ड्रेसिंग गाउन, पाउडर, मिस्टर, नैपकिन, सिगरेट आदि। कहानी का शीर्षक चीफ की दावत। कहानी की मुख्य कथा वस्तु उसके मुख्य घटना स्थल और उसकी मुख्य संवेदना के अनुकूल है। चीफ कोई भी हो सकता है, इसलिए उसका नाम नहीं बताया गया, पर प्रत्येक चीफ को खुश करने के लिए उसे दावत देना जरूरी है। आधुनिक संस्कृति दिखावे की संस्कृति है, पर इस संस्कृति में जन्म देने वाली मां के लिए कोई स्थान नहीं है। कहानी का शीर्षक उपयुक्त है। कहानीकार की भाषागत रुचि की ओर भी संकेत करता है। इस प्रकार श्यामनाथ जैसे चरित्र हमारे मध्यवर्गीय की देन है। अपने बड़ों के प्रति असंवेदनशील होने से ममता, दया, करुणा, सहानुभूति जैसे जीवन के मूल तत्व लुप्त होते जा रहे हैं। कथा में बेटे की कृतज्ञता के आगे माँ का वात्सल्य विजयी हुआ। कहानी का अंत माँ की ममता को गौरवान्वित करता है। निश्चित रूप से भीष्म जी एक सफल, सार्थक, सोद्देश्य कहानीकार हैं।